चलिए शुरू करता हूँ। मैं आ गया आपसे फिजिक्स फिर से उद्भव एकेडमी के खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। मैं आज शुरू करूंगा क्लास 12 का वन शॉट। थोड़ा सा चेंज दिख रहा होगा ना, दाढ़ी गायब हो गई है, ठीक है। आ जाएगी जल्दी से, क्योंकि कुछ सर्कमस्टेंसेस से जिसको फॉलो करना पड़ता है, इसलिए हटाना पड़ा, ठीक है। मैं क्लास 12 का आपका इस तर्ज पे कराऊंगा कि बोर्ड को देखते हुए आपको, ठीक है, और बोर्ड का पूरा कॉम्पैक्ट एकदम से इंपैक्टफुल एक एक चीज दिखेगा कॉम्पैक्ट सिलेबस के थ्रू, जैसे सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस है। और इसमें एक चीज है कि एक दिन मैं थ्योरी कराऊंगा, एक दिन न्यूमेरिकल कराऊंगा। जितने टॉपिक एक दिन में क्लियर होंगे, अगले दिन उसके न्यूमेरिकल्स भी होंगे। आप थ्रू आउट द जर्नी मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको लेट डाउन नहीं करने दूंगा। पूरी तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दो चीजें होंगी। एक तो मैं जो नोट्स है हमारे उसको भी मैं प्रोवाइड करूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वन शॉट भी आपको साथ साथ मिलेंगे। मैं दोनों आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे पूरे थ्रू आउट द सिलेबस कैसे लेके हम चलेंगे, ठीक है। ये मैं यहाँ पे अगर इसको मर्ज करूँ अपने नोट्स को, तो आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको क्लास 12 का जो फिजिक्स का नोट्स है, ठीक है। ये है आपका वन शॉट, जहाँ पे मेरा टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का भी वो लिंक दिया हुआ है। यहाँ से आप जाके वहाँ फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और ये हो गया आपका वन शॉट, पूरे सिलेबस का वन शॉट पहले से ही मैंने प्रिपेयर कर दिया है, जहाँ की आपके सारे डेरिवेशन, सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, जहाँ के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको देखते हुए ये नोट्स को तैयार किया मैंने। काफी मेहनत लगा इसमें। और आप साथ में जाइए, इसको शुरू करिए, पढ़िए साथ में। और ऐसा ही नहीं कि मैं वन शॉट ही पढ़ाने जा रहा हूँ, साथ में मैं आपको एक एक नोट्स डिटेल में, जो मेरे क्लासरूम नोट्स है उसको भी मैं दूंगा। और न्यूमेरिकल में तो जितने प्रीवियस ईयर है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछले 10 सालों के, सब कुछ करेंगे। और लेटेस्ट 5 ईयर के तो करेंगे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत उसकी है कि एक हमें देखना है कि क्या थॉट प्रोसेस है सीबीएसई और आईसीएसई का, और कैसे क्वेश्चन क्वेरी कर रहे हैं। जो कि सबसे ज्यादा डर कहाँ लगता है? फिजिक्स में। बट डरने का नहीं। #अभिषेक फिजिक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों की एनर्जी। मैं आपके साथ हूं और आप बस खाली इसको फॉलो करते जाइए। मैं बिलीव दिलाता हूं कि एट द एंड ऑफ द डे, पेपर के दिन जब आप बैठोगे तो आपको पूरी पूरी फील आएगी कि यार सर ने कुछ बोला था, ठीक है। उसको फॉलो करते जाना और एक ईमानदारी से, ठीक है। आपको भरोसा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ब्रांड नहीं है बट भरोसा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको नोट्स भी दिखाता हूं इसी के साथ साथ क्लास 12 का। ये जो क्लासरूम नोट्स है, देखिए मैंने एक एक चीज यहाँ पे बना के रखा है, ठीक है। तो इसके थ्रू मैं साथ में नोट्स भी आपको दिखाता चलूंगा। चाहो तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हो। और साथ में एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं है बेटा, ठीक है। सब कुछ पढ़ना है, ठीक। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बेटा, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट होते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, एक इलेक्ट्रोडायनेमिक। जो पहला चैप्टर हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना है, ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर हमें पढ़ना है बेटा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो पार्ट होंगे बेटा। फर्स्ट तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस एंड इलेक्ट्रोपोटेंशियल, ठीक। अब बेसिक सा डिफरेंस है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। इस चैप्टर में पूरे में चार्ज कहां पे होगा बेटा? रेस्ट पे होगा। कहां पे होगा? चार्ज एट रेस्ट पे होगा, ठीक है। चार्ज रेस्ट पे होगा तो हमें किस किस प्रॉपर्टी की का पता चलेगा, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चलेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पता चलेगा बेटा। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा सेकंड चैप्टर में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इसको अच्छे से आपने कर डाला बेटा, और साथ में इस जर्नी में मेरे साथ आप साथ में खाली चलते चलो, खाली भरोसा करो, तो आप देखना मैं जब ये एंड ऑफ द डे पे चैप्टर कंप्लीट होगा, मैं इतना कह सकता हूं कि आप एक बूस्टर डोज की तरह क्या होगे, एक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन आएगा। अरे यार सर ने तो करा ही दिया है, बस आपको फॉलो क्या करना, जितना डेली कराया जा रहा है उतना क्या करना, चीजों को याद करते जाना। मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं बेटा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, चार्ज रेस्ट पे है बेटा, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। और बस एक चीज याद रखना, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड के बारे में ही खाली हम लोग बात करेंगे, बट यहाँ पे साइन की बात नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे सर कैसे? साइन तो आएगा ही भाई, चार्ज की बात करेंगे, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है, तो साइन आएगा। तो जब फर्स्ट चैप्टर में साइन आएगा बेटा, ये किसके लिए यूज होगा? ओनली फॉर डायरेक्शन के लिए, ओनली फॉर डायरेक्शन के लिए, ठीक है।
खाली डायरेक्शन की बात करेंगे। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आया तो रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव आया तो बेटा क्या करेगा, रिपेल करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव भी आएगा तो तब भी अट्रैक्ट करेगा। सो हमें क्या करना है, इन चीजों को फॉलो करना है बेटा, और ये चीज अगर आपने फॉलो कर लिया, खत्म, इंडस्ट्री खत्म, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं। सेम जब पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, हाउ टू डू वर्क, कितना हमारे अंदर पोटेंशियल है या हमारे अंदर कैपेसिटी कितना है। सो कैपेसिटी की बात करेंगे तो भाई अगर दो चीजों का कंपेयर करेंगे तो हमें तो पता करना पड़ेगा ना किसका पोटेंशियल ज्यादा है और किसका पोटेंशियल कम है। सो ये थिंकिंग थॉट प्रोसेस लेके चलना बेटा। अब बोलोगे सर दो लोगों का कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा खाली पोटेंशियल वर्ड फिजिक्स में डिफाइंड ही नहीं है। तो डिफाइंड क्या है सर, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। और बेटा यहाँ पे अगर ये दो चैप्टर तैयार हो गया तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैग्नेटिज्म तक का बेटा आपके सारे टॉपिक लगभग 20 से 30% क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। सो आपको क्या करना है, अभी पेपर का जो स्टैंडर्ड आ गया बेटा कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ गया। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मतलब आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करें। तो अब वो जमाना चला गया कि खाली सर डायरेक्ट डेरिवेशन आ जाए, डायरेक्ट थ्योरी के क्वेश्चन आ जाए, छोटे से न्यूमेरिकल आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला। तो आप मान के चलो 50 to 60% क्वेश्चन कैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ठीक है। सो मैं अब इसके बाद टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ समय खर्च किए बिना, ठीक है। सो पहला चैप्टर हम लोग बेटा पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो अगर हम बेटा चार्ज की बात करें तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। एटम किससे बना बेटा, इलेक्ट्रॉन से बना है, और किससे बना, प्रोटॉन से बना। और तीसरा क्या होता है बेटा, न्यूट्रॉन, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अगर बात करें बेटा यहाँ से रिलेशन आएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम माइनस का प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। अब लगे हम इसके मास की बात कर लेते हैं, क्योंकि विदाउट मास कांट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स, क्योंकि बिना मास के आप एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हो। ये देखो अभी क्या बोलते हैं, दिस इज अ माइक्रोस्कोपिक चार्ज, कांट सी ओपन आई, मतलब खुले आंखों से इसको देख ही नहीं सकते हैं। कैसे देखेंगे सर, कैसे भाई, माइक्रोस्कोपिक चार्ज है। माइक्रोस्कोप बायो वाले तो बखूबी जानते होंगे, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप से हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ, मैं ये व्हाइट बोर्ड, एवरीथिंग क्या है, सब कुछ एटम से बना। तो बेटा क्या दिख रहा है, क्या अभी बायो में पढ़ोगे तो आप बोलेगा सेल से बना, बट फिजिक्स मतलब फील, ठीक है। फील में क्या होगा बेटा, सब कुछ किससे बना, एटम, और एटम के सब पार्टिकल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा चुका है बेटा, आपने पढ़ा होगा, क्वार्क्स कुछ बुक्स में दिए हुए हैं, ठीक है, फिर इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे बेटा देखो जो इसकी वैल्यू होती है, मास की वैल्यू होती है 10⁻31 kg। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.673 × 10⁻27 kg। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 1.675 × 10⁻27 kg। अब देखो ये वैल्यूज नहीं याद करना, यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा बेटा, यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो बेटा बेसिक क्या है, हमें इस रिलेशन को याद करना है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो काफी कम है कंपैरिजन टू मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि यहाँ -31 0 है और यहाँ पे -27 0 है बेटा। सो कंपेयर करके फील करना हमें खाली कि एक्चुअल में फिजिक्स कह क्या रहा है। सो अगर इस टेंडेंसी को आप समझ गए तो चुटकी में देखना कॉन्सेप्ट निकल लेगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ से एक रिलेशन आ गया, इसका मतलब जब भी हम चार्ज की बात करेंगे तब हम जरूर किसकी बात करने वाले हैं, मास की बात करने वाले हैं। तो चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। तो बेटा इसका डिफरेंस भी देखना होगा। तो बेसिक देखो मैंने चार्ज का यहाँ डेफिनेशन लिखा बेटा, इसको आप जाके पढ़िएगा, नोट करिएगा। मैं एक्चुअल में कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, डेरिवेशन डिस्कस करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय के लिमिटेशन और वीडियोस बहुत बड़े नहीं बनाने बेटा, कोशिश करना है कि चीजें आपको मिलती जाए, ठीक। और इसका मैं देखता हूँ इसका दूसरे फॉर्म में, जैसे मैंने वन शॉट के फॉर्म में बनाया उसी तरह इसको भी बना के जल्दी टेलीग्राम पे ऐड कर दूंगा। तो अगर जिसको भी फॉलो करना मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके फॉलो कर सकता है, इंस्टाग्राम पे जा सकता है, दूसरे नोट्स को मिल जाएगा बेटा, ठीक है। तो चार्ज के बारे में ये मैंने बता दिया। अच्छा चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चार्ज क्या होता है बेटा, इसको डिनोट करते हैं Q से, ठीक है। और ये क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव होता है बेटा। दो तरह के चार्ज होते हैं, जीरो भी होता है, मैंने बता दिया। अगर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। और निगेटिव पॉजिटिव होगा तो क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है बेटा, कूलम।
देखो फर्स्ट लेटर इसका मैंने क्या लिखा है, कैपिटल लेटर में लिखा है बेटा। कैपिटल लेटर में इसलिए लिखा है जिस भी साइंटिस्ट के नाम से उसका यूनिट होता है बेटा वो क्या होता है आपका कैपिटल लेटर होता है, ठीक है। तो ये कूलम हो गया। अगर मैं बात करूं इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा बेटा, तो सीजीएस यूनिट इसका स्टेट कूलम होता है, ठीक है। तो ये सारे यूनिट की सब कुछ नोट्स में बेटा एवरीथिंग, ठीक है। कूलम हो गया। और हाँ एक तो सबसे बड़ी बात ये आ गई, चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, अक्सर करके बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो बेटा देखो चार्ज क्या होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब सर बोलोगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने पढ़ा है कि यहाँ से चार्ज मूव कर रहा है, सर इसका तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। नहीं भाई, इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं तो उसमें बोलते हैं दिस इज इट हैव अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज पर्टिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं, पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब जब सिंगल डायरेक्शन में ही कोई चीज फ्लो करे बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं बेटा। अदरवाइज देखो ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। और बच्चा इसमें मैक्सिमम कंफ्यूज रहता है, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। तो इसको याद कर लो आप, स्केलर क्वांटिटी। आप खुद सोचो ना, इसका ये लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, वेक्टर चैप्टर में बेटा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो उसमें क्या बोलता है कि बेटा ये फॉलो नहीं करते, इसके बहुत सारे पॉसिबल डायरेक्शन है। क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10⁻28 पर क्यूबिक मीटर, इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप खुद बताओ बेटा क्या पॉसिबल है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस चार्ज? इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसका पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इतने सारे कोलिजन होते हैं बेटा। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो इसमें पूरे फील्ड के साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, चार्ज के बारे में हो गया। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और चार्ज कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं और जीरो होते हैं। अगर पॉजिटिव होगा, निगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। डिफरेंट चार्जेस या अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट बिटवीन अस, ठीक है। तो इसको याद करिएगा बेटा, ठीक है। अब देखो कुछ एप्लीकेशन है, इसको पढ़िएगा। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन हमने लिखे हैं कि क्या 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 हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे पेंट हो सकता है, जेरॉक्स कॉपिंग मशीन होता है बेटा। तो बेसिक है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ नॉलेज के लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ चीजें कर सकते हो। मैंने आपको सीजीएस यूनिट बताया था, स्टेट कूलम होता है, ठीक है। ईएसयू भी बोलते हैं, फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है इसकी वैल्यू बेटा। कुछ अनदर यूनिट है, इसमें देख लीजिए। जैसे आपने पढ़ा होगा बेटा, 1 माइक्रो कूलम की वैल्यू क्या होती है, 10⁻6 होती है बेटा। 1 नैनो कूलम की वैल्यू क्या होती है, 10⁻9 कूलम होती है बेटा, ठीक है। ये सारी वैल्यू है। 1 पिको कूलम आपकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻12 कूलम होती है। ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो आपने क्लास 11th में, 10th में, 9th में पढ़ा होगा, तो आप इसको भी देख लीजिए, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं बेटा। इफ अ चार्ज इज इन रेस्ट then this charge only produce electric field। मतलब अगर कोई चार्ज होगा रेस्ट में तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं डिटेल में। अभी इतना आप समझो, जब चार्ज रेस्ट में होगा, ये मैंने स्टार्ट जब इनिशिएट किया था चैप्टर तब भी आपको बताया था, जब चार्ज क्या होगा, रेस्ट में होगा, तो क्या शो करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनका फील्ड हम लोग अभी आगे लेंगे। लेकिन अगर चार्ज मोशन में आ गया बेटा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, मैग्नेटिज्म हो जाएगा। क्योंकि वाइस वर्सा है सब कुछ। जब तक चार्ज रेस्ट में है बेटा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, जैसे ही चार्ज मोशन में आ जाएगा बेटा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करने लगेगा और मैग्नेटिज्म की बात करेगा। और ये चार्ज अगर एक्सप्लेन कर गया तो EMW की बात करने लगेगा, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करने लगेगा, ठीक है। सो ये फील करना, ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। अब देखो मैंने ये बता दिया था कि आपको चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, ठीक है। और चार्ज और मास के बीच का डिफरेंस कुछ पॉइंट्स है बेटा, आप देख लीजिए। मास और देखिए मैं बोलता हूं कि मास क्या होता है, ओनली खाली पॉजिटिव होता है, लेकिन चार्ज क्या होता है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है, मास का किलोग्राम होता है और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। मास कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, डायरेक्ट क्वांटिटी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। और आपने फार्मूला पढ़ा होगा I = Q/T, मतलब चार्ज कहां से आया, Q = IT, मतलब IT मतलब करंट इनटू टाइम का अगर मल्टीप्लिकेशन कर दे बेटा तो हमें क्या मिलेगा, तब चार्ज मिलेगा। इसलिए चार्ज इज है
डेराइव्ड क्वांटिटी, नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। इतने सारे डिफरेंस हो गए। और मास को अगर लाइट की स्पीड से हम ट्रेवल कराएं बेटा, तो उसके मास में क्या होगा, चेंजेस आएंगे, जिसका एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, m इक्वल्स टू m नॉट अपॉन का अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये सिलेबस में आपका नहीं है, थियरी ऑफ रिलेटिविटी का पार्ट है बेटा, तो सिलेबस में नहीं पढ़ना हमको, बस चीजें इतना जानना है कि ये होता है रेस्ट मास होता है, ये मास होता है, v आपका स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट होता है और c आपका स्पीड ऑफ लाइट। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है इस यूनिवर्स में। व्हाई? क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि अभी तक ह्यूमन बीइंग द्वारा इस यूनिवर्स में स्पीड ऑफ लाइट को अभी तक बनाया ही नहीं गया बेटा। स्पीड ऑफ लाइट को अभी तक मैच ही नहीं करा पाएगा, ठीक है। सो हाउ इट इज पॉसिबल टू डू दिस? ये एक हाइपोथेटिकल स्टोरी, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया है जो अगर लाइट ऑफ स्पीड से किसी मास को ट्रेवल किया जाए बेटा, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे हमको वो उसके मास में कुछ न कुछ चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। इसी चीजों को बोलना बेटा। सो यही सारे यूनिट्स हैं जो मैंने बताया। मास ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सब होता है जो मैंने बताया। और चार्ज कभी भी किस तरह स्पीड से ट्रेवल करा लो, वो उसके अंदर कुछ डिपेंड नहीं करने वाला है, ठीक है। मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने बता दिया, चार्ज इज अ डेराइव्ड क्वांटिटी बता दिया। हाँ, एक चीज और, नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन टू मास बॉडी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है। आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा बेटा कि अगर दो मास बॉडी है, इसके बीच में जो फोर्स लगता है वो ऑलवेज कैसा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है। वो कैसा फोर्स लगता है बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये चीज जानना है कि चार्ज में कैसा फोर्स लगता है। तो चार्ज में बेटा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्स लगते हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दोनों लगते हैं। अब ये कैसे होगा सर, जब चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव लगेगा। लेकिन अगर ये चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो कैसा फोर्स लगेगा, नेगेटिव अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा बेटा। सो दोनों फोर्स होंगे। एक चीज और बेटा, इसके कंपोनेंट कभी कैंसल आउट नहीं होते हैं, ठीक है। जब आपने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा क्लास 11th में, सर ने पढ़ाया होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही चार्ज की बात करेंगे, इसका कंपोनेंट कैंसिल आउट हो सकता है। अब एक क्वेश्चन यहां से और पूछता है बेटा कि इन दोनों फोर्स में से सबसे छोटा फोर्स कौन सा होता है, या इस यूनिवर्स का सबसे छोटा फोर्स कौन सा होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो बेटा है वो सबसे छोटा फोर्स होता है, ठीक है। अब कहोगे कैसे होता है बेटा, आप देखो ना, सबने ये वाला कॉम वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा। अगर हम बाली नहीं है, इस पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसको क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो एक कागज का छोटा सा टुकड़ा भी अट्रैक्ट हो जाता है। बट जब हम मास की बात करते हैं बेटा, तो दो मास आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, टू मासेस अट्रैक्ट बिटवीन ईच अदर, बट कांट सी, मतलब हमारी खुली आंखों से दिख नहीं रहा बेटा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि इस ये फोर्स इतनी छोटी है कि इंपैक्ट ही नहीं करेगी। अब ये किस मास पे इंपैक्ट करेगी, जब अर्थ लाइक मास होगा, सन लाइक मास होगा, मून लाइक मास होगा, तब ये चीजें अट्रैक्ट करने वाली है बेटा। सो हमें क्या करना है, इस तरह से सोचते रहना बेटा, ठीक है। तो जब ये अर्थ लाइक मास होगा तब ये फोर्स हमें दिखेगा। तो आप सोचो ना, जब इतना बड़ा मास लाएंगे तब हमें फोर्स दिखने वाला। अब सोचो कितना बड़ा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्मॉल जी की वैल्यू यही होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं बेटा, ठीक है। सो हमें इसका यूज है, जब न्यूमेरिकल्स आएंगे बेटा, तो ग्रेविटेशन के सारे कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ होने वाला है। सो इसीलिए मैं इसको अब रिकैप कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बेसिक ये हो गया बेटा, यही सारी चीजें इसमें लिखा, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हो नोट्स, ठीक। अब अगला पॉइंट क्या आ गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो बेटा एक चीज आपको याद रखना है, ये क्या होता है, जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। मतलब पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता। फिजिक्स में दो चैप्टर आपने खाली पढ़ा होगा, एक तो फ्रिक्शन बेटा और एक विस्कोसिटी, फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी। तो ऐसे चैप्टर हैं जो किस पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं। अदरवाइज कोई भी चैप्टर जितना भी फिजिक्स में दिया, सब कुछ किस पे डिपेंड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो सब किस पे डिपेंड करता, पोजीशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता, पोजीशन पे, ठीक है। इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है बेटा, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया, हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, ठीक। ये चाह रहा है फिर से पढ़ना पड़ेगा।
हो गया था। अब अगला टॉपिक हमें पढ़ना है बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? फिक्स अमाउंट में कोई चीज फिक्स हो, ठीक है, या पैकेट के फॉर्म में हो बेटा, विच इज अवेलेबल इन अ फिक्स अमाउंट, ठीक है। मतलब जैसे एक चार्ज हो, 2 चार्ज हो, 10 चार्ज हो, बट यहाँ पे फ्रैक्शन इज नॉट अलाउड, ओनली किस में होगा? इंटीजर्स में होगा। मतलब इंटीजर्स में बेटा क्या होगा? माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी की तरह, ठीक है। मतलब ये पैकेट्स के फॉर्म में होंगे, ठीक। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 2 बॉडी लिया बेटा, यहाँ पे 2 न्यूट्रल बॉडी लिया। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है? कुछ लोग बोलते हैं कोई चार्ज नहीं है, बात तो सही है, बट इसको और फिजिक्स में एलोबरेट करें बेटा तो लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब बेटा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बोला था कि चार्ज की बात जब भी करेंगे तब मास की बात करेंगे। विदाउट मास कांट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। सो जब एग्जिस्ट नहीं कर सकते तो ये बॉडी कैसे दिख रहा है हमें? इसलिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। वो बात तो सही है कि दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है? चार्ज ये क्या होता है? न्यूट्रल बॉडी बन जाता है, ठीक है। तो अब बेटा क्या होगा? जैसे मान लो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने आपसे बोला 10 रुपए उधार दे दो, ठीक है। तो जब आप मुझे उधार दोगे तो आप पॉजिटिव में रहोगे, मैं क्या हूँ? उधार लिया हूँ, मतलब बोरो किया हूँ, कोई चीज मतलब खरीद रहा था तो उसमें मैं उधार ले लिया बेटा, ठीक है। तो मुझे नेगेटिव साइन होगा, तो मैंने कहा कि भाई 10 रुपए दे दो, तो इस पे एक पॉजिटिव साइन है, इस पे एक नेगेटिव। यहाँ से चार्ज को हमने यहाँ उठा के लेके आए बेटा। फिर मेरा मन किया चलो और ले लेते हैं, ठीक है। फिर मेरा मन किया चलो और ले लेते हैं, फिर मेरा मन किया और ले लेते हैं, फिर इसी तरह बहुत सारा लेते रहे, ठीक है। तो आप क्या होगा? घबरा गए, फिर बोले यार सर ऐसे कैसे पॉसिबल होगा कि आप तो इतने सारे चार्ज ले जा रहे हो। तो सर आपने बोला कि चलो एक फार्मूला लिख देते हैं इसके लिए। तो आपने क्या किया? एक फार्मूला लिखा गया Q इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये वाला प्लस माइनस और Ne। Q क्या हो गया बेटा? टोटल नंबर ऑफ चार्जेस ऑन दिस बॉडी या ऑन बोथ बॉडी, ठीक है। और ये कौन सा प्लस माइनस? ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ठीक है। और N क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज, ठीक है। कौन से? टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज, ठीक है। अब उसके बाद देखो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? E क्या हो गया? नंबर ऑफ या चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेंगे बेटा? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन which is called 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb, and this is also called fundamental charge, ओके, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है बेटा कि इसको हमें समझना है, इसको हमें जानना है कि कैसे होगा ये, कि जब भी हम चार्ज की बात करेंगे तो हम लोग किस टॉपिक की बात करेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे बेटा। तो मैं फिर से इसको काउंट कराता हूँ आपको एक पॉइंट पे कि ये क्या होता है? फ्रैक्शन में नहीं होता बेटा, ये पैकेट्स के फॉर्म में होता है, फिक्स अमाउंट में अवेलेबल होता है बेटा, चाहे ए इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 4 इलेक्ट्रॉन, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह से, ठीक है। तो हमें क्या करना बेटा? इस अमाउंट को अगर निकालना फॉर्मूले तो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस Ne, मतलब क्या हो रहा है? चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर हो रहा है। बट अभी तक हमने कुछ ऐसे जिसके कंडीशंस नहीं पढ़े, हाउ टू चार्ज अ बॉडी। अभी अगला टॉपिक यही पढ़ने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो बेसिक क्या होगा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में चार्ज क्या हो रहा है? फ्लो कर रहा है यहाँ से, मतलब यहाँ से निकाल के हम लोग ले जा रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? Q इक्वल्स टू प्लस माइनस Ne। सो अब नोट्स में भी ये देख सकते हो, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑन टेस्ट चार्ज Q ऑन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? ये सबसे क्या होगा? स्मॉलेस्ट चार्ज है, इस यूनिवर्स की सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक बेटा। तो अब देखो Q के बारे में सब कुछ लिखा है, इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखा है, ठीक है, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखा है, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन है, मैंने बोला था ना कि जब क्वेश्चन मैं अभी इसका सीरीज लेके आऊंगा, एक थ्योरी क्वेश्चन होगा, एक न्यूमेरिकल, तो मैं उस टाइम पे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। अभी नोट्स में कुछ क्वेश्चंस है, इसको उसी समय डिस्कस करेंगे। अब अगला टॉपिक आ गया बेटा मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, ठीक है। अब इसको कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं? तो सबसे पहला तरीका बेटा ये है कि इसको हम लोग हाउ टू चार्ज अ बॉडी को सबसे पहला चार्ज जो है कंडक्शन मेथड, दूसरा क्या है बेटा?
इंडक्शन, और तीसरा क्या है, फ्रिक्शन। तीन मेथड से हमें क्या करना है, इस चार्ज को चार्ज करना बेटा। तो तीन मेथड से। अब कंडक्शन में क्या होता है बेटा, दो बॉडी को, अब दो बॉडी है हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से टच कराएंगे, ठीक है। अब यहां मान लो निगेटिवली ये चार्ज था, तो इस बॉडी को क्या बोलेंगे, निगेटिवली चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी, ठीक बेटा। अगर कोई चीज निगेटिव है, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ चार्जेस दिख रहे हैं बेटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिवली चार्ज बॉडी बोलेंगे, ठीक है। अब इन दोनों बॉडी को टच किया, क्योंकि जब भी कंडक्शन की बात करेंगे बाई टचिंग मेथड की बात करेंगे बेटा। तो यहाँ पे जब दो बॉडी को टच करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। अब कब तक ट्रांसफर होंगे, जब तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल इन बोथ बॉडी ना हो जाए तब तक। ये मतलब इक्विलिब्रियम का केस फॉलो हो रहा है बेटा, इक्विलिब्रियम का केस फॉलो हो रहा है, मतलब कि जब तक नंबर ऑफ चार्जेस इक्वल ना हो जाए तब तक ये बॉडी ट्रांसफर चार्ज करती रहेगी, ठीक है। सो इतना सुनना है बेटा, इतना सोचना है कि अगर एक निगेटिवली चार्ज बॉडी है बेटा और उससे किसी न्यूट्रल बॉडी से इसको टच करा रहे हैं, ये कौन सी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी से टच करा रहे हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा, वो चार्ज कंडक्ट करने लगेगा, कंडक्ट करने लगेगा मतलब चार्ज ट्रांसफर करने लगेगा, दैट इज द कंडक्शन। अब इंडक्शन की बात कर लेते हैं बेटा, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं हम लोग, इंडक्शन में भी ले लेते हैं, ठीक है। अब इंडक्शन में क्या होगा, विदाउट टच। अब विदाउट टच में बेटा क्या होगा, विदाउट टच में बेटा इतना ही हो सकता है। यहाँ पे देखो, अब ऐसा तो नहीं हवा में कूद के चार्ज चला जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल बेटा। तो क्या होगा, चार्ज इंड्यूस होगा, क्या होगा, इंड्यूस। अब इंड्यूस का मतलब क्या होता है बेटा, चार्ज इकट्ठा हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, तो ये इधर की तरफ आ जाएगा, और निगेटिव निगेटिव मैंने आपको बताया था क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये रिपेल हो जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अब देखो, अगर मान लो कुछ इस तरीके से हमारे पास पॉजिटिव स्ट्रिप है, ठीक है, और यहाँ पे हमने इस तरह से बना दिया, तो अब बेटा क्या होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, यहाँ क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज रिपेल होकर इकट्ठा हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक कंडीशन और लेते हैं बेटा, अगर मान लो यहाँ निगेटिव चार्ज आया और यहाँ पे बॉडी हमारी क्या हो गई इस तरीके से, यहाँ कौन सा चार्ज इकट्ठा करेगा, पॉजिटिव, और निगेटिव यहाँ पे इंड्यूस हो गया। लेकिन इसमें कंडीशन लगाते हैं, और अगर हमने क्या किया, यहाँ पे अर्थिंग कर दिया, इसका नाम क्या होता है, अर्थिंग। अब ये अर्थिंग क्या होता है बेटा, जल्दी जब हम लोग छोटे छोटे रहते थे गांव में बेटा, ट्रांसफार्मर के पास अर्थिंग वाला वायर लगा होता था, हम लोग खूब उसी को बैठ के झूलते थे, इधर उधर मतलब घूमते थे उसको पकड़ के, लाइक सर्कुलर मोशन की तरह, इस तरह सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा, हमारा एक हाथ बाहर की तरफ, ऐसे हम लोग नाचते थे और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा, ठीक है। सेम उसी तरीके से था। और इसका एक एग्जांपल और था, गांव में क्या होता था, एक ही ट्रांसफार्मर होता था, कभी कभी लाइट चली जाती थी, और लाइट जब दोबारा आती थी तो एक फेस गायब हो जाता था, बोलते थे एक फेस गायब हो गया, तो अब समझ में नहीं आता था ये एक फेस कहाँ चला गया। तो बेटा उस समय जब एक फेस मेन वाला चला जाता था तो उसमें क्या होता था कि हम लोग अर्थिंग से मेन वाले को कनेक्ट कर देते थे, तो लाइट आती थी बट वो डिम जलती थी, थोड़ी स्लो जलती थी। तो जैसे ही अर्थिंग से कनेक्ट करते थे वो लाइट तेज हो जाती थी, एकदम लाइट नेचुरल की तरह हो जाती है, जैसे नॉर्मल आती है घरों में। अब तो ये प्रॉब्लम खत्म हो गई क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक बेटा। तो अब ये होता कैसा है, तो जो अर्थिंग का मतलब क्या होता है, अर्थ जो होता है बेटा, अर्थ जो होता है वो ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या ओशन ऑफ चार्ज होता है बेटा, ठीक है। मतलब इसमें से चार्ज डाल दो या बहुत सारा चार्ज निकाल लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब सर इसमें अर्थिंग करते ही क्यों है, एक तो काम ये मैंने बता दिया कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम बढ़ रहे हैं तो यहाँ से कंडक्टिविटी मेन में जोड़ के उसकी वोल्टेज बढ़ा सकते हो, मतलब उसका करंट आ सकता है प्रॉपर, जैसे 3 फेज में आता है बेटा, ठीक है। इसकी बात हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिटेल में करेंगे बेटा। अब देखो, जैसे मान लो हमारा घर बना है बेटा और हमारा लाइटनिंग थंडरिंग खूब तेज हो रहा है बेटा, तो ये जब मान लो लाइटनिंग थंडरिंग होता है बेटा तो कभी कभी बिजली गिर जाती है, अक्सर करके आपने सुना होगा। तो हमारे घर की भी अर्थिंग आजकल होने लगी है, ठीक है। जो अच्छे अच्छे घर बन रहे हैं या जो नक्शे पास करा के घर बन रहे हैं बेटा, तो उसमें भी अर्थिंग होने लगी है, ठीक है। अर्थिंग होती है तो सर हमारा घर किसका बना होता है बेटा, मेटल का बना होता है। मेटल मतलब सरिया और छड़ का जानते ही होंगे आप लोग, ठीक है। आजकल तो पूरा घर स्ट्रक्चर पे ही बन रहा है बेटा। तो जब इतने अमाउंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट क्या होता है इस पे फॉल करता है बेटा, डिके करता है, तो फिर क्या होता है बेटा, यहाँ पे क्या होता है कि ये मेटल होने की वजह से घर डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसलिए क्या होता है, अर्थिंग वायर का यूज करते हैं। तो जैसे ही अर्थिंग वायर कनेक्ट होगा बेटा, इस मेटल के थ्रू, इस वायर के थ्रू, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज था या ह्यूज अमाउंट ऑफ जो चार्ज था वहां चला जाएगा
अर्थ के अंदर चला जाएगा, तो फिर हमारा बचेगा क्या, हमारा घर सेफ हो जाएगा। ठीक है, सो आपने देखा भी होगा जो 3 पिन होता है आपके घर में कुछ इस तरीके से होता है, जो आपका मतलब वो लगाया जाता है, बोर्ड लगा होता है, उसमें देखा होगा ये वाला जो जिसका होल ज्यादा होता है, जिसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है बेटा, वो अर्थिंग के लिए ही होता है कि जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ या ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट आए तो क्या हो जाए, वो इसके थ्रू चला जाए। अब आपको पता ही है क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा, इजीली बेटा करेगा, उसमें रेजिस्टेंस उतना ही कम लगेगा। सो आप खुद सोचो ना अर्थिंग के लिए क्या क्या करते हो। ठीक है, तो अगर ये अर्थिंग के लिए पिन नहीं यूज करे, पतला यूज करे तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि आप खुद जानते हो बेटा जो हमारे घर में ट्रांसफार्मर घर के बाहर लगा होता है ये 11 केवी का होता है। ठीक है, 11 केवी मतलब 11,000 वोल्ट का होता है बेटा। जो हमारे घर में करंट आता है ट्रांसफार्मर के बाद वो कितना होता है, 220 वोल्ट। तो सोचो ना अगर कहीं ये घर जो ट्रांसफार्मर यहाँ लगा हुआ है स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा है, स्टेप डाउन क्या होता है, हाई वोल्टेज से लोअर में कन्वर्ट करने के लिए होता है। तो 11,220 में कंट्रोल कर रहा है या कन्वर्ट कर रहा है। अब सोचो अगर ये कहीं फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। सो बहुत ज्यादा डिटेल में हो रहा है। ठीक है, इसको लेके आगे बढ़ते हैं। बेटा आपको समझ में आ गया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन बाय इंडक्शन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब दो बॉडी को जब हम रब करेंगे तो देखो हमारा हाथ क्या हो गया, हीट करने लगा। ठीक है, मतलब चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा हाउ टू चार्ज अ बॉडी। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब अगला टॉपिक आ गया बेटा कूलम्ब्स लॉ। अब आपने पढ़ा होगा बेटा कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, हाउ टू फाइंड द चार्ज बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, हाउ टू फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, मतलब दो चार्ज के बीच में फोर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो बेसिक सा एक लाइन का डिफिनीशन है इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। कोई पूछे कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है तो बोलने का बेटा इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, टू चार्जेस कैसे, अब देखो अगर हमने एक चार्ज क्यू ले लिया बेटा और यहाँ पे एक चार्ज क्यू ले लिया बेटा, इसके बीच का जो सेपरेशन है या डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस है इसको क्या ले लिया, स्मॉल आर ले लिया बेटा। तो इंटरेक्ट कैसा करेगा सर, इंटरेक्ट करेगा बेटा कैसे कि जब ये पॉजिटिव होगा तो कौन सा फोर्स लगाएगा भाई, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और जब पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो कैसा लगाएगा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, इधर एरो बनाएंगे इधर, क्योंकि ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, तो कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो इसको अगर चार्ज 1 मान लिया, इसको चार्ज 2 मान लिया, इसका नाम क्या लिखेंगे बेटा, फोर्स ऑन 1। किसकी वजह से लग रहा है, 2 की वजह से। कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस पे क्या लिखेंगे बेटा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब चार्ज 2 पे फोर्स कौन लगा रहा है, चार्ज 1 लगा रहा है। इसको बेटा एक्शन रिएक्शन पेयर भी बोलते हैं, क्योंकि जब न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा होगा बेटा तो वहां पे बताया गया होगा टू डिफरेंट बॉडी में जो फोर्स लगता है उसे एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो सेम यहाँ पे दो चार्जेस है बेटा, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, फोर्स अपोजिट लग रहा है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, बट मैग्नीट्यूड सेम है बेटा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब सब बोलोगे सर ये मैग्नीट्यूड कैसे सेम है, अरे बेटा देखो ना इस चार्ज की मास क्या होती है बेटा, 9.1 × 10⁻31 kg। सिमिलरली इसका भी इतना होता है। तो अगर दोनों चार्ज का मास क्या है, सेम है, तो सेम ही फोर्स तो लगाएंगे बेटा। देखा होगा कुश्ती तो देखा होगा सबने, सेम वेट के लोगों को लड़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक 40 किलो का एक 60 किलो का। तो आपने न्यूटन सेकंड लॉ तो पढ़ा होगा, मास अप्लाइड मास इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब जिसका ज्यादा जितना मास उतना ही ज्यादा उसका मोमेंटम बेटा। तो फिर खुद सोचो ना कि ज्यादा अगर मास वाले को या ज्यादा वेट वाले को अगर कम वेट वाले से भिड़ा दिया जाए तो फिर क्या होगा भाई, खत्म, इंडस्ट्री खत्म। सो इस वजह से सेम मास होता है बेटा, इसलिए सेम मैग्नीट्यूड होता है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन ड्यू टू बोथ आर पॉजिटिव चार्ज एंड बोथ पॉजिटिव चार्ज है। फोर्स कौन सा लगेगा बेटा इसके बीच में, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इस वजह से इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 1 2 ड्यू टू फोर्स ऑन 2, और माइनस लिखेंगे बेटा क्यों, क्योंकि बेटा दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। और कूलम्ब ने एक बात और बताई थी बेटा, जब भी हम लोग दो चार्ज के बीच का फोर्स फाइंड करेंगे बेटा तो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस जरूर ड्रॉ करेंगे, और ये क्या होता है, सेपरेशन होता है बेटा। ठीक है, तो इसमें एक लाइन आगे अगर हम लिखेंगे तो मुझे माइनस माइनस नहीं मानता, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था बेटा यहाँ पे जो नेगेटिव साइन होगा पॉजिटिव साइन होगा, साइन होगा ओनली फॉर डायरेक्शन। किसके लिए आएगा, डायरेक्शन के लिए आएगा बेटा। तो यहाँ भी देखो डायरेक्शन के लिए ही आ रहा है, ये पूरे चैप्टर में थ्रू आउट द चलता रहेगा बेटा। ठीक है, सो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीपल ऑफ टू चार्जेस, मल्टीपल ऑफ टू चार्जेस।
ठीक है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड हम बढ़ाएंगे। मैग्नीट्यूड मतलब समझ रहे हो ना, अरे भाई पूरा फील लो ना। मैग्नीट्यूड का मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी, मतलब 3 कूलम चार्ज, कुछ इस तरीके से 3 कूलम चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम में होता है 4 कूलम चार्ज, 5 कूलम चार्ज, दिस इज द मैग्नीट्यूड। और जब भी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो उसकी यूनिट जरूर लगाना, क्योंकि दिस इज द फिजिक्स, दिस इज नॉट मैथमेटिक्स। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट नंबर्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्वांटिटी। क्या क्वांटिटी है, 3 कूलम चार्ज। और क्वांटिटी की बात जब भी करते हैं बेटा तो हम लोग उसकी यूनिट की बात जरूर करेंगे, ठीक है। सो इसको एकदम से अपने दिमाग में बसा लो बेटा। तो 3 कूलम चार्ज, 4 कूलम चार्ज, 5, दिस इज द मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड जितना बढ़ेगा तो आपको सोचना उसका फोर्स बढ़ता जाएगा, मतलब जितना मास का साइज बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, उसका फोर्स बढ़ता जाएगा। तो सिमिलरली इसके अंदर भी है बेटा कि चार्ज का मल्टीपल जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा, product of two charges will be increased, then force is also increased, that set by coulombs, ठीक है। बात हम न्यूटन की याद आती रहती है क्योंकि न्यूटन से ही प्रेरित है ये, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट होगा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब बेटा कि डिस्टेंस स्क्वायर मतलब क्या होगा कि अगर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस विल बी इंक्रीज देन फोर्स ऑलवेज विल बी डिक्रीज। मतलब क्या होगा कि अगर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम क्या कर रहे हैं, लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे भाई सोचो ना, ये बेचारा इतना छोटू सा है, आल्सो दिस इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। अब देखो इसका नाम क्या हो गया, पॉइंट चार्ज हो गया बेटा। तो ऑलरेडी इतना छोटा है तो हमारी खुली आंखों से नहीं दिख रहा है, और तो उसके बीच की दूरी बढ़ा रहे हो तो फोर्स तो ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा भाई, ठीक है। तो फील करो इसको, जितना पास में होगा ये उतना ही मैक्सिमम फोर्स लगाएगा। अभी आपने देखा था ना माइक्रो नैनो पीको की बात हम कर रहे थे बेटा। तो जैसे जैसे हम चार्ज की बात ज्यादा करेंगे, ठीक है, छोटे ही चार्ज की बात करेंगे तो माइक्रो नैनो की बात करेंगे, एसआई यूनिट की बात करेंगे बेटा। तो ये आपने देखा होगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट और है बेटा, अगर एक पॉइंट और देखा जाए, तीसरा पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्स लिख रहे हैं बेटा, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फोर्स always depends upon medium। तो सर ये कहां से आ गया, मीडियम की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि याद करो जब आपने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा होगा बेटा, वहां पे मीडियम की बात नहीं किए थे हम लोग। क्यों, क्योंकि दो मास बॉडी के बीच में किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब मैंने क्या बोला था भाई कि जब सर हम लोग बात किसकी करेंगे, मास किसकी बात करेंगे, अर्थ लाइक मास की, सन लाइक मास की, मून लाइक मास की। आपको सोचना अर्थ कहाँ पे है और मून कहाँ पे है, सन कहाँ पे है बेटा, उसके बीच में क्या है, वैक्यूम है ना। तो मीडियम की बात वहां नहीं करते थे, वो डिपेंड ही नहीं करता था मीडियम में। बट जब भी चार्ज की बात करेंगे बेटा तो ये मीडियम पे डिपेंड करेगा बेटा। सबसे पहले क्या होगा, वैक्यूम, वाटर और एयर, इन तीनों मीडियम की जरूर बात करेंगे बेटा हम लोग। वैक्यूम, वाटर और एयर की बात करेंगे बेटा। तो अगर देखा जाए सबसे अधिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां पे सबसे ज्यादा होता है, सबसे पहले किसमें होता है बेटा, वैक्यूम में होता है, देन एयर में होता है, देन वाटर में होता है, ठीक है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स काफी पास पास होते हैं बेटा। इसलिए चार्ज बिटवीन टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज लेस देन मिनिमम इन वाटर, मैक्सिमम इन वैक्यूम, ठीक है। इसको याद रखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा। और यहां से एक टॉपिक अभी हम लोग पढ़ेंगे, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बेटा, या परमिटिविटी ऑफ मीडियम की बात हम लोग करेंगे, या रिलेटिव परमिटिविटी की बात करेंगे, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट को मिला लेते हैं बेटा। तो ये तीनों पॉइंट मिलके क्या हो जाएगा हमारा, कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया भाई, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट मिलाएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर या डिस्टेंस स्क्वायर। इनवर्स लॉ इसको बोलते हैं बेटा, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। अब इन दोनों को मिलाएंगे बेटा तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा F इक्वल्स टू K, कांस्टेंट आएगा बेटा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखते हैं बेटा, F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमारा आ गया रिलेशन किसका, कूलम्ब्स लॉ का, या चार्ज बिटवीन टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस का बेटा। वो F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बेटा। तो अब यहाँ पे देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है बेटा, 9 into 10 to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब सर बोलोगे सर यूनिट कहाँ से आ गया सर, रटना
नहीं है भाई, इसको फील करना है, जितना फील करेगा उतना ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलो और इस पर डिस्कस कर लेते हैं। आइए आप इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से नहीं नोट से भी नोट करते रहेंगे। एग्जैक्टली जो मैंने यहाँ लिखा वही चीज यहाँ भी लिखा गया बेटा, एवरीथिंग हियर। ठीक है, तो आपको क्या करना, फील करके लिखते जाना है। ठीक, तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको देखता हूँ। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब देखो हमें निकालना किसका, इस K की वैल्यू निकालना, मतलब K का जो वैल्यू है बेटा वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखो K को यहीं पे रखो, बाकी सबको उठा के इधर ले जाओ, तो फोर्स ये डिवाइड में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा बेटा। तो देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन होता है, और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मीटर इसका यूनिट होता है, स्क्वायर है स्क्वायर लगाएंगे, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और कूलम इनटू कूलम कितना होता है, कूलम स्क्वायर। तो देखो सेम आया कि नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसीलिए मैं कह रहा हूं हटना नहीं है, मैं पूरी जर्नी को लेके चलूंगा, टेंशन लेने का नहीं बेटा। ठीक है, फिर अब बात कर लेते हैं कि इसकी थोड़ी सी कहानी की बात कर लेते हैं, कुछ ग्राफ की बात कर लेते हैं, सर ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखो इनवर्स रिलेशन बन रहा है, इनवर्स, और जब भी इनवर्स बनता है बेटा तो क्या हो जाता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है। क्या सर इसको कैसे समझेंगे, तो बेटा देखो अगर इधर मैं बोलूं इधर फोर्स है बेटा और इधर चार्ज है बेटा, इधर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज है, आप खुद सोचो ना कि इसको अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में बनाऊं। हाँ ठीक, अब खुद देखो यहाँ पे इनवर्स का रिलेशन है बेटा इस तरीके से आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखो आप, अगर डिस्टेंस बिटवीन मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, ये तो ओरिजिन हो गया बेटा, 1 सेंटीमीटर फोर्स विल बी मैक्सिमम। अगर मान लेते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 10 न्यूटन, तो अगला पॉइंट फिर करते हैं बेटा, और यहाँ पे इस बार डिस्टेंस ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ देखो 8 न्यूटन। मतलब इससे ये पता चल रहा है जैसे जैसे डिस्टेंस हम कम कर रहे हैं वैसे जैसे डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं वैसे फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा था इसका इनवर्स रिलेशन है। फिर से बेटा अब देखो फिर से डिस्टेंस बढ़ाते हैं, देखो इस बार 3 मीटर ले लिया बेटा, सेंटीमीटर ले लिया, तो इस बार फोर्स क्या हो गया, 6 न्यूटन हो गया। मतलब जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं वैसे फोर्स क्या हो रहा है, कम होते चला जा रहा है। फिर से देखो 4 सेंटीमीटर ले लिया बेटा, तो डिस्टेंस फिर से कम हो गया। ठीक है, फिर देखो हमने क्या किया, फिर से डिस्टेंस बढ़ाया, फिर ये एक टाइम ऐसा है कि कांस्टेंट हो जाएगा, और जो बिटवीन टू चार्जेस, जो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस होगा वो डिक्रीज कर जाएगा बेटा, एकदम से फ्लैट लाइन बन जाएगा। सो ये ग्राफ जरूर याद रखिए। अब इसमें एक तरह का क्वेश्चन पूछता है बेटा, क्वेश्चन क्या पूछता है ये आप नोट कर लीजिएगा, सिंपल इतना समझिए कि डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, अब इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि अगर दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा उसको हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, या एक कंडीशन ले लेते हैं हाफ कर दिया, तो व्हाट विल बी इंपैक्ट ऑन फोर्स, फोर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा बेटा। तो अभी मैंने क्या बोला, इनवर्स लॉ का रिलेशन है बेटा, तो डबल मतलब 2 हो गया बेटा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/4, और यहाँ पे अगर हाफ कर दिया बेटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, 4 ऊपर जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा 4। अब ये डायरेक्टली का इनवर्स आ रहा है, यहाँ रिलेशन आ रहा है इनवर्सली का, इसका मतलब फोर्स विल बी डिक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन हो सकता है √2 टाइम्स दे सकता है, 3 टाइम्स दे सकता है, 4 टाइम दे सकता है, बस आपको स्क्वायर करना आना चाहिए। बस मैं फील दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, फिर आएंगे बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ क्या हो रहा है, फोर्स विल बी इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। मतलब क्या हो गया, फोर्स इंक्रीज कर गया। इसका मतलब जब डिस्टेंस को हमने हाफ किया तो फोर्स कितना इंक्रीज किया, 4 टाइम्स इंक्रीज किया, और जब डिस्टेंस को डबल कर दिया तो कितना डिक्रीज कर गया, 4 टाइम्स कर गया बेटा। सो ये फील है इस चैप्टर का। ठीक है, तो यहाँ बेटा सारे नोट्स पड़े हुए हैं, यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पे हमने न्यूटन के बारे मतलब इसकी वैल्यू के बारे में बताया, एवरीथिंग। ठीक है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो का बहुत लेंथ ज्यादा हो जाएगा तो आप
आप देखना भी पसंद नहीं करोगे। सो आप इसको नोट करना, अगला जो लेक्चर आएगा वो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पे आएगा बेटा। बस आपको इतना ही कहना है कि अपने माँ बाप का जो मेहनत है उसको जाया ना करें बेटा, और दिन रात एक करके पढ़े, क्योंकि ये समय अगर बीत गया तो ये समय फिर से वापस नहीं आने वाला। सो फिर अपने माँ बाप को आप क्या कहोगे आगे कि पापा मेरा नंबर क्या आया, मम्मी मेरा नंबर क्या आया है। सो अपना जो अपना है मतलब एक जिद है पढ़ाई के लिए बेटा, उसको लेके आइए और फालतू चीजें से बचिए। जो संस्कार है अपने माँ बाप के दिए हुए हैं अपने पर्सनालिटी के अंदर लाइए, और एक दिन देखना डेफिनेटली अगर हर चीज आप फॉलो करते हो बेटा, साथ में पढ़ाई भी खुद ब खुद फॉलो हो जाएगा। और इसी तरीके से चलते हैं बेटा। सो जय हिंद।